वॉशरूम से निकलते हुए उसे एहसास हो रहा था कि उसके हाथ अब भी कांप रहे हैं। मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो अपनी मुट्ठियाँ भींचने लगा। मुझे मदद की ज़रूरत है, अपना चेकअप करवाना है। वो नहीं जानता था उसे यकदम वहाँ वहशत क्यों होने लगी है। उसे अपना सांस वहाँ बंद होता महसूस हो रहा था, यूं जैसे उसकी गर्दन पर पाँव रखे आहिस्ता आहिस्ता दबाव डाल रहा था। क्या ये मुमकिन है? सब लोग मुझे इस तरह भूल जाएंगे। इस तरह उसने अपनी वार्डरोब से नए कपड़े निकालकर एक बार फिर कुछ देर पहले का पहना हुआ लिबास बदलना शुरू कर दिया। वो जल्द अज जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहता था। उसे अपने अपार्टमेंट से यकदम खौफ महसूस होने लगा था। उस रात आकर वो तकरीबन सारी रात जागता रहा था। एक अजीब सी कैफियत ने उसे अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था। उसका जहन ये तस्लीम नहीं कर रहा था कि उसे किस तरह बुला दिया गया है। वो माँ बाप की ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो हमेशा हासिल करता रहा था। कुछ इसकी हरकतों की वजह से भी सिकंदर उस्मान और तैयबा को उसके मामले में बहुत ज़्यादा मोहतात होना पड़ा था। वो हमेशा ही उसके बारे में फ़िक्रमंद रहते थे, मगर अब यकदम चंद दिनों के लिए वो जैसे सबकी ज़िंदगी से निकल गया था। दोस्तों की, बहन भाइयों की, माँ बाप की। वो अगर इस बीमारी के दौरान वहाँ अपार्टमेंट में मर जाता तो किसी को पता तक नहीं चलता, शायद तब तक जब तक उसकी लाश गलने सड़ने न लगती। और उस मौसम में ऐसा होने में कितने दिन लगते। वो उस रात एक एक घंटे के बाद अपने आंसर फ़ोन को चेक करता रहा। अगला पूरा हफ्ता उसने इसी बेयकीनी के आलम में अपने अपार्टमेंट में गुजारा। पूरे हफ्ते के दौरान उसे कहीं से कोई कॉल नहीं आई। क्या ये सब लोग मुझे भूल गए हैं? वो वहशत ज़्यादा सा हो गया। एक हफ्ता तक बेवकूफ़ों की तरह किसी की कॉल का इंतज़ार करते रहने के बाद उसने खुद सबसे रब्ता करने की कोशिश की। वो उन्हें फ़ोन पर बताना चाहता था कि उसके साथ क्या हुआ, वो किस कैफियत से गुजरा था। वो इन सब से शिकवा करना चाहता था, मगर हर एक से रब्ता करने पर उसे पहली बार यूँ महसूस हुआ जैसे किसी को उसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। हर एक के पास अपनी उस रात की तफसीलात थीं। सिकंदर और तैयबा उसे ऑस्ट्रेलिया में अपनी सरगर्मियों से आगाह करते रहे। वो वहाँ क्या कर रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं। वो कुछ गैर दिमागी के आलम में उनकी बातें सुनता रहा। तुम एंजॉय कर रहे हो अपनी छुट्टियाँ? बहुत लंबी चौड़ी बात करके तैयबा ने बिलाखिर उससे पूछा। हाँ, मैं बहुत। वो सिर्फ 3 लफ्ज़ बोल सका। वो वाकई नहीं जानता था उसे तैयबा से क्या कहना चाहिए और क्या बताना चाहिए। बारी बारी सबसे बात करते हुए पहली बार इस किस्म की सूरत हाल और कैफियत से दो चार था। उनमें से हर एक को बुनियादी तौर पर वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी से दिलचस्पी थी। शायद वो उन्हें अपने साथ होने वाले वाक़यात बताता तो वो उसके लिए तशवीश का इजहार करते, परेशान हो जाते, मगर वो सब बाद में होता, उसके बताने के बाद। उससे पहले उनकी ज़िंदगी के दायरे में उसकी ज़िंदगी यहाँ से कहाँ आती थी। किसी को कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये सुनने में उसे चंद दिन किस तरह गायब हो गए। और शायद तभी उसने पहली बार सोचा, अगर मेरी ज़िंदगी ख़त्म भी हो गई तो किसी दूसरे को उससे क्या फ़र्क पड़ता है। दुनिया में क्या तब्दीली आएगी? मेरा ख़ानदान क्या महसूस करेगा? कुछ भी नहीं। चंद दिनों के दुख के अलावा और कुछ नहीं। दुनिया में तो शायद चंद लम्हों के लिए भी कोई तब्दीली ना आए। सलाह सिकंदर एकदम गायब हो जाए तो वाकई किसी दूसरे को उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, चाहे स्काई की लेवल 150 प्लस ही क्यों ना हो। वो अपनी सोचों को झटकने की कोशिश करता, मगर मायूसी और उसकी जहनी हालत, आखिर मुझे क्या हो गया है? अगर सब लोग कुछ दिनों के लिए मुझे भूल भी गए तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बाद दफ़ा ऐसा हो जाता है। मैं तो बहुत बार लोगों से रब्ता नहीं कर रख पाता। फिर अगर मेरे साथ हो गया तो? अगर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? और अगर वाकई मैं इस बेहोशी में वापस ना आता तो? अगर मेरा बुखार कम ना हुआ होता और अगर सीने में पीड़ और दर्द ख़त्म ना हुआ होता? मेरे जहन से वही सब कुछ झटकने की कोशिश करता, मगर नाकाम रहता। ये तकलीफ़ से ज़्यादा खौफ था जिसका शिकार वो इस अचानक बीमारी के दौरान हुआ था। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही हसास होता जा रहा हूँ, वो सोचता, वरना एक मामूली सी बेहोशी को खामखा हवा बनाकर अपने सर पर क्यों सवार कर रहा हूँ। वो झंझलाता, कम अज़ कम अब तो ठीक हो चुका हूँ। फिर आखिर मुझे क्या तकलीफ़ है कि मैं इस तरह मौत के बारे में सोच रहा हूँ? आखिर पहले भी तो कई बार बीमार हो चुका हूँ, खुदकशी की कोशिश कर चुका हूँ, जब मुझे किसी खौफ ने तंग नहीं किया था। तो अब क्यों इस तरह के खौफ मुझे तंग करने लगे हैं?